साथियों, आपके सामने एक स्क्रीन आ रहा है और इस स्क्रीन को एक्चुअली ये पैडलेट ऐप का स्क्रीन है और इसकी खूबी ये होती है कि आपको जो लिंक दिया जाएगा अभी चैट में, उस लिंक को क्लिक करते साथ ही आपके सामने ऐसा ही स्क्रीन खुल जाएगा जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। उसमें आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन कैसे बनते हैं आप देखेंगे उसी स्क्रीन में नीचे की तरफ जहां प्लस साइन बना है राइट साइड में नीचे की तरफ, जैसे आप उसे क्लिक करते हैं तो आप देखिए एक छोटा सा बॉक्स बन गया जहां आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप अपना नाम लिख दें यदि आपकी इच्छा हो, और इच्छा न हो तो आप गुमनाम रहते हुए अपनी फीलिंग्स, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद यदि आप मतलब नाम और स्कूल आईडी लिख दें तो हमारे लिए हमें अच्छा लगेगा। यहाँ आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने अपनी क्लास में कुछ विशेष पल को जिया है और उसकी फोटो आपके पास नहीं है, मगर आप कुछ टाइप करके 2-4 वाक्यों में लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, या फिर आप उस फोटो को आप देख सकते हैं, अपलोड करने का ऑप्शन है, आप अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, अभी माइंडफुलनेस मंगला भाई कराएंगे और मैं इधर चैट में एक लिंक शेयर कर देता हूँ। उस लिंक को क्लिक करके आप इस पेज पे पहुंच के अपनी शेयरिंग रखिएगा। जी मंगला जी। जी अविनाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपने सभी हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स, अपने आदरणीय मेंटर्स, साथी और हमारे डाइट से उपस्थित जो भी हमारे अधिकारीगण हों वो, और हमारे इसके अलावा जो हमारे एनजीओ से हमारे साथी जुड़ते हैं, हमें टेक्निकली सपोर्ट करते हैं, प्रणय भाई जी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी को मेरा हमारी टीम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो ऑफिशियली क्योंकि टाइम हो चुका है तो हम अपनी मीटिंग जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम हैप्पीनेस क्लास में करते ही हैं, तो बार बार ये बात मैं याद दिलाता भी हूँ कि सबसे पहले हम माइंडफुलनेस करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे। तो मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि एक बार मतलब स्क्रीन पर आ जाएं, यदि आप ये पॉसिबिलिटी है तो आप स्क्रीन पर आ जाएं ताकि हम देख भी पाएं और फिर रूबरू होके एक तरह से एक वर्चुअल मीटिंग में हम बातचीत आगे बढ़ा पाए। तो एक गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे उसे छोड़ दें, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी हो तो बेहतर है, लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव ना हो। अपना ध्यान अपने शरीर पे, स्थिति पे अपनी। एक और गहरी सांस भरें, धीरे धीरे उसे छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद करें। जो साथी आंखें बंद करने में परेशानी महसूस करते हो तो वो परेशान ना हो, वो नीचे देखें अपने पैरों की तरफ। तो नीचे देखें पैरों की तरफ और अपना ध्यान आसपास के वातावरण से आ रही आवाजों पर ले जाएं। कोई आवाज लगातार होगी, कोई हल्की होगी, कोई तेज हो सकती है, कोई धीरे हो सकती है। आवाजें दूर से हो सकती हैं, पास से हो सकती हैं। ध्यान आवाजों पर। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। श्वासें हमेशा हमारे साथ बनी रहती हैं। माइंडफुलनेस कभी भी कहीं भी की जाने वाली एक्टिविटी हमारे फोकस बढ़ाने में सहायता करती है। हम फोकस्ड होते हैं। ध्यान देने की प्रक्रिया, बाकी ध्यान लगाने की प्रक्रिया नहीं है। श्वास महसूस करें, गर्म है कि ठंडी है। यदि मेरा ध्यान श्वासों से हटता है तो परेशान ना हो,
दोबारा अपना ध्यान सांस पर ले जाएं। जब भी आप आरामदायक महसूस करें, सहज महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस करें, आप बाहर आ सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपनी स्थिति के साथ कुछ सेकंड बने रहें, स्वयं के साथ बने रहें कुछ देर। तो आज हम सबसे पहले विराज सर एक पैडलेट पे आपकी शेयरिंग लेंगे। उसके बाद हमारी जो दूसरा टूल है हमारा कहानियां, उसकी पेडागोजी और उसके कंटेंट पे चर्चा होगी, और एक जो है वो हम प्रैक्टिस भी करेंगे उसको। इसके बाद हम आपके प्रश्न लेंगे। दूसरा सेशन हमारा रहेगा वो हमारा एक्टिविटी का रहेगा, उसके कंटेंट पे और पेडागोजी पे बातचीत की जाएगी। इसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो हम करेंगे। फिर हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, वहां पर हैप्पीनेस एक्टिविटीज और स्टोरीज पर चर्चा करेंगे। सभी अपनी शेयरिंग करेंगे, और उसके पश्चात हम आज आपसे एक जो है वो पोल भी कराएंगे, और उसमें आपको कुछ 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उस पर आप पोल करेंगे। फिर हम उसका जो है देखेंगे कि हमारे साथियों का क्या क्या विचार है, और हमारा क्लोजिंग सेशन हो जाएगा माइंडफुलनेस चेकआउट से। जी, तो हमारा आज का ये जो 1.5 घंटे का जो प्रोग्राम है वो इस तरह से चलेगा, इस तरह से जाएगा। अविनाश भाई जी, सॉरी बीच में आपका ये थोड़ा पैडलेट वाला डिले कराने के लिए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आए स्क्रीन पर और पैडलेट वाला अपना प्रोग्राम जो है, जो एक्टिविटी है वो कराएं, ताकि साथी उसको एंजॉय कर सकें। जी भाई जी। देखिए, मेरे लिए तो ये भी एक अवसर के समान था भाई साहब। जब लोग जुड़ रहे थे तो कम गिनती में लोग होते जब मैं शुरुआत करता, अब गिनती बढ़ गई है, तो शुक्रिया। बढ़िया। चलिए, तो साथियों 5 मिनट, केवल और केवल 5 मिनट हम इस बात की लगाएंगे। चैट में वो लिंक शेयर कर दिया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप पैडलेट के एक पेज पर पहुंचेंगे। तो वहां आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने क्लासरूम की कोई ऐसी पिक जो बाकी साथियों को दिखाना चाहेंगे वो शेयर करें, या अपने विचार को लिख करके, जो क्लास के अनुभव हैं उससे जुड़े विचार को लिख करके साझा करें। इस पैडलेट का मकसद क्या है? मकसद है कि एक ही समय पर हम बहुत सारे आ रहे विचारों को एक ही नजर में देख सकें, यानी हर व्यक्ति इस स्क्रीन पर अन्य साथियों के विचारों को भी देख पाएगा। और इसमें एक और बात भी है, आप चाहे तो उसमें कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जी, देखिए विचार आने शुरू हो गए हैं। तो आप देखिए, अलग अलग क्लासेस को देखिए, कितना रोमांचक लगता है कि हमारे साथी कितना प्रयास कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हम सबकी नजर से भी छुपा रहता है। आप देखते जाइए, आपके स्क्रीन पर भी ये सारी चीजें आ रही होंगी। जी, शेयर करते जाएं, हमारे पास शेष 4 मिनट है। जी, कोई पिक्चर आपके क्लासरूम की हो, कोई इवेंट्स आपने हैप्पीनेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइज किया हो, कुछ वक्त किसी की बच्चे के साथ शेयरिंग में बिताया हो जिसने आपको छू दिया हो, ऐसे वक्त को भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज कराई हो वो शेयर कर सकते हैं। अपने विचारों को यहाँ आप लिख करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, आदेश त्यागी मैम, आप सर एक बार लिंक फिर से चैट में डालिए आप। जी, अच्छा लिंक फिर से डालें क्या? हाँ, कुछ साथी अभी आए। जी, अभी फिर से डाल देता हूँ, और इसके लिए मुझे थोड़ी देर स्क्रीन हटाना होगा। नहीं सर, मैंने डाल दिया। ठीक है, आप रहने दीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, साथियों, क्लासरूम के भी सीन्स, क्लासरूम के पिक्स डालेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। क्लासरूम के पिक्स या क्लास के एक्सपीरियंसेस। जी प्रणय जी। हाँ, तो जो साथी सर, थैंक यू, जो साथी अभी जुड़े हैं ना, जो जैसे आदेश त्यागी मैम ने पूछा कि कैसे करना है, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक पैडलेट का एक आपका
एक नया विंडो खुल जाएगा। उस पे नीचे कॉर्नर में जो यहाँ पे नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे प्लस का निशान है, वहां पे आप कर्सर ले जाएंगे तो एक पेंसिल का निशान आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको एक चैट टाइप का खुल जाएगा जिसमें आप लिख सकते हैं, या वहीं से अपलोड का ऑप्शन होगा। फोटो अपलोड करना है तो अपलोड पे क्लिक कीजिए और ब्राउज करके जहां भी आपके सिस्टम में फोटो होगा उस फोटो को सिलेक्ट कीजिए। चैट में आदेश त्यागी मैम, चैट में देखिए अभी लिंक मैंने भेजा है, चैट पे में लिंक पे क्लिक कीजिए, https://padlet.com वाला जो है, जहां आप लिख रहे हैं नॉट गेट, उसके ठीक ऊपर दूसरा मैसेज है मैम। अभी साथियों तो की शेयरिंग, हाँ अब फिर आई है एक नई शेयरिंग। ये देखिए क्या शानदार पिक एक क्लास की आई है, बहुत ही सुंदर। देखिए बच्चे गतिविधि कर रहे हैं, हाथ मिलाए हुए हैं, शायद कुछ शेयरिंग का मामला रहा होगा। ये तो वो टीचर थोड़ा सा कमेंट्स के रूप में लिख देते तो और थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाता कि एक्चुअली गतिविधि क्या थी। बहुत बढ़िया, हमारे पास केवल 2 मिनट शेष हैं और साथियों की शेयरिंग आ जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। इस क्लास के पिक ने वाकई मुझे रोमांचित किया, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। प्रणय जी नहीं थैंक यू सर, ये लिटरली अच्छा है। लिंक अभी दिख रहा होगा, प्लीज उस पर क्लिक करके खोल लीजिए, आप कर सकते हैं। और एक साथी ने देखिए 11/06/24 से भी शेयर किया है, उन्होंने मिसिंग दोज मोमेंट्स के नजर के तरीके से प्रस्तुत किया है। कुछ गतिविधि कराई गई थी उनके स्कूल में कोई, बहुत बढ़िया। कुछ शेयरिंग भी आई है, हैप्पीनेस क्लासेस आर रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स टू एंजॉय देयर लर्निंग्स एंड डेली लाइव्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। बढ़िया साथियों, 1 मिनट शेष है और शेयरिंग आ जाए अच्छा लगेगा। जो भी नई शेयरिंग आएगी वो ऊपर के लेवल पर ही दिखने लगेगी हमें जी। तो अभी इंतजार है किसी और एक शेयरिंग का, एक और शेयरिंग का। एक क्लास में देखिए 2 भागों में बटा हुआ है ब्लैक बोर्ड, और दोनों भाग में 2 बच्चियां कुछ लिख रही हैं। तो यहाँ फिजिकल नीड्स यस पढ़ा जा पा रहा है, तो उनको नीड्स पर जब एक्टिविटी कराई गई तब का दृश्य है और इन्होंने संजो के रखा। शुक्रिया हमसे साझा करने के लिए। और थोड़ा सा वक्त रह गया है, और कोई साथी भी शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जिन साथियों ने हमसे आज साझा किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी को समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो सकती है। कल फिर हम 5 मिनट के लिए वक्त इस तरह से निकालेंगे और तब हम और जानने की कोशिश करेंगे कि और आप लोगों की क्लासेस में क्या क्या होता रहा। अच्छा नीचे भी देखिए एक पिक आई है, यहाँ भी एक एक्टिविटी होती हुई सी है, और कितनी मुस्कुराहट है बच्चों के चेहरे पे, गजब की मुस्कुराहट है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स होते हैं वाकई संजो लेने वाले होते हैं। और यहाँ और अनेक जो पलों को आप लोगों ने शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ इस पैडलेट को और सत्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी की शेयरिंग के लिए। और ये शेयरिंग जो आज आपने की है वो भी इस पैडलेट में संजोए रखूंगा, कल इसी में कंटिन्यू करेंगे और शेयरिंग को जोड़ते चलेंगे। और फिर बाद में उन्हीं में से चुनिंदा जो शेयरिंग, जो क्लासरूम शेयरिंग्स होंगी, क्लास एक्सपीरियंसेस की बात होगी, उनके स्क्रीनशॉट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फिर कंपाइल्ड फॉर्म में शेयर करूंगा। शुक्रिया साथियों। तो मंगला जी जी भाई जी। तो इसी क्रम में आज सबसे पहले हम जो लेंगे वो हैप्पीनेस की जो हमारी स्टोरीज हैं वो कैसी हो, उसका कंटेंट कैसा है, वो कैसे ली गई हैं और उनका पेडागोजी कैसे जाएगी, तो इस पर चर्चा करेंगे। अविनाश भाई जी आप चर्चा को आगे बढ़ाइए इस पर। हाँ, तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते रहें, आपके विचार आते रहेंगे, जब जब मौका मिलेगा सर लोग विचारों को डिस्कस भी करेंगे जी। धन्यवाद सर। और ये रहा स्क्रीन जी अविनाश भाई जी। जी तो हमारे ऑनलाइन हैप्पीनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स की यदि हम बात करें तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक तो हम पर्सपेक्टिव और फ्रेमवर्क को जान लें, जैसा कि हमने कल के प्रयास में किया। थोड़े से हैप्पीनेस कंटेंट और पेडागोजीज पर बात हो जाए, ये भी हमने करने की कोशिश की, और ये कंटिन्यू रहेगा स्टोरीज और एक्टिविटीज और एक्सप्रेशन डे के कंटेंट पे जब हम बात करेंगे उसमें। इसे विद्यालय तक हम लोगों को लेकर जाना है। आखिर इन सत्रों का महत्व क्या है, क्यों हम सारा कुछ कर रहे हैं? क्योंकि विद्यालय के हर एक शिक्षक तक ये बात पहुंचे, जिससे उन शिक्षकों से बच्चों तक बात पहुंच जाए। तो साथियों एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सभी के कंधों पर, और वो ये है कि कैसे हर व्यक्ति की जिंदगी में खुशी आ जाए। और वो खुशी कैसी, जो
जो टिक जाए, जो स्थिर रह जाए। तो पेडागोजीज की बात करें तो माइंडफुलनेस पे हमने कल बात की थी, जो अवेयर इंडिविजुअल बनाने की कोशिश है। आज हम स्टोरीज पे बात करेंगे जो उन्हें रिफ्लेक्टिव बनाने की कोशिश करेगा। जी प्रणय भाई, बाकी एक्टिविटीज पे बातें भी होंगी आज जो क्रिटिकल थिंकिंग के उद्देश्य से है। तो जो कहानियों की बात आती है, तो हैप्पीनेस कक्षा की कहानियों का उद्देश्य क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं क्या बोलूं भाई साहब, प्रणय भाई इसे नीचे ही कर दीजिए। मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूं कि कहानियों का उद्देश्य क्या है। मेरे साथी जो इतने समय से हेलो, इको है कहीं से, जो इतने समय से हैप्पीनेस क्लासेस लेते रहे हैं और अपने साथियों को भी बताते रहे हैं, यदि जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें कि आखिर आपको क्या लगता है कि हैप्पीनेस क्लास की कहानियां क्यों रखी गई है, उद्देश्य क्या है। जल्दी से कुछ जवाब आ जाए तो उस पर बातें और आगे बढ़ाई जा सके। जी चैट में लिखते चले। तो मैं जो देख पा रहा हूँ चैट में, एनहेंस पॉजिटिविटी, थैंक यू वेरी मच अंजलि जी, आपने जवाब दिया। और राणा, अच्छा इन्होंने तो अपनी डिटेल दी है। तो अंजलि जी शुक्रिया, आपने बताया कि पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए और टू डेवलप अ बेटर परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर थिंकिंग। सीमा राणा जी, नरेश जी आपका शुक्रिया। तो जल्दी जल्दी लिखें क्योंकि कल मैं ही कहीं न कहीं जिम्मेदार था आपके सत्र को लंबा खिंचवाने में, तो मैं चाहता हूं कि आज 1.5 घंटे में ही सत्र समाप्त हो जाए। शीतल जी ने लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्स थिंकिंग, और नीरज जी ने बताया है कि उनके विचारों को जानना और उस सिचुएशन में डालकर। नरेश जी ने लिखा है कि फॉर थिंकिंग। थैंक यू वेरी मच, आप लोग शेयर करते रहें, हम आगे बात बढ़ाते हैं। जी प्रणय जी जरा अगले स्लाइड तक लेके आइएगा। हाँ थैंक यू वेरी मच, अब आना शुरू हो गया है। अब आप मिलाकर देखिएगा कि आप जो सोच रहे थे और जो यहाँ पे बातें हम रखने जा रहे हैं, दोनों में कहीं पूरकता है या दोनों डिफरेंट हैं। यानी आप जो बातें रख रहे हैं कि ये कहानियां क्यों रखी गई हैं, और जो यहाँ उद्देश्य जो तय किए गए, क्या इनमें कहीं ना कहीं लिंक है या कहीं ना कहीं वही तो नहीं है। इन चीजों को मिलाते चलिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप जिस तरीके से शेयर करते जा रहे हैं। तो चर्चा के द्वारा विद्यार्थियों को कुछ मूल्यों की पहचान हो सके और उन्हें निष्कर्षों के रूप में आत्मसात कर विद्यार्थी अपने जीवन में अपना सके। पर साथी एक बात और यहीं पर जोड़ दूं कि यहाँ कतई ये उद्देश्य नहीं है या न हो ऐसा कुछ हमारी क्लास में कि बच्चों को लगे कि यहाँ उपदेश दिया जा रहा है। तो इस बात से भी हम थोड़े इस बात के प्रति भी सजग रहेंगे कि वो निष्कर्ष उनके अपने बन पाए, न कि वो निष्कर्ष हमारे दिए हुए हों। जी जीवन को सही ढंग से जीने की समझ विकसित कर सकें, उसका विश्वास मानव एवं प्रकृति के प्रति सुदृढ़ हो और इसमें तालमेल बिठाए रखने में अपनी भूमिका को पहचान सके। जी प्रणय भाई जब तक आगे बढ़ाते हैं, एक मैं यहाँ से लेता हूँ। वो मूल्य जो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के व्यवहार में आ जाए, उन्हें बहुत इजी तरह और जीवंत तरीके से बताना। ये गायत्री जी ने अपने विचार साझा किए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही बात यहाँ शामिल हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहानी खंड में हम देखते हैं कि पुस्तक में ये सारी बातें ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से रखने की कोशिश की गई है कि कहानी सुनाते समय और उसके उपरांत चर्चा के समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इन मुद्दों को भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं पढ़ करके नहीं बताना चाहूंगा, शॉर्ट में कुछ बातों, मुख्य बातों पर आपका ध्यान आकर्षित कर दूं कि ये कहानियां फैंटेसी वाली नहीं है। बिल्कुल बच्चा अपने जिंदगी में अपने आस पड़ोस में जैसा वो फील करता है, जैसा देखता है, जैसा वो महसूस करता है, वो रोजमर्रा की जिंदगी से ली गई कहानियां हैं, जिससे कि वो उसे कनेक्टेड फील कर सके। और जब वो कनेक्टेड फील करेगा, उसके बाद वो अपनी जिंदगी के उन पक्षों को भी देख पाएगा जहां उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है, और वो व्यक्त होना शुरू होगा। व्यक्त होने के दौरान भी खुद को एक्सप्लोर कर रहा होगा, और उसका लाभ ये होगा कि उसके अपने निष्कर्ष कुछ बनने लगेंगे, कुछ पहले के निष्कर्ष बदलने लगेंगे। यानी हमें कुछ विशेष रूप से इस बात पे जोर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने की बात ये भी रखी गई है कि इसमें कोई काल्पनिकता वाली कहानियां न रखी जाएं, यानी कल्पना से परे हो, वास्तविकता से जुड़ी हो। जी प्रणय भाई नीचे आते हैं। तो इसमें अब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए? हाव भाव के साथ सुनाने की बात तो होनी ही चाहिए, और कहानी एक क्रम से चली जाए, ज्यादा टुकड़ों में रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि
कहानी पहले से ही छोटी है और पूरी बात को समझने के लिए क्रम में परोसी जाए, रखी जाए तो अच्छा है। और एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें व्याकरण सम्मतता या व्याकरण के प्रश्न या भाषा शैली पर बातें करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ मकसद भाषा का विकास नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है यहाँ पर होने वाली चर्चा। यानी जब भी हम हैप्पीनेस क्लास में कहानियों को लेकर के आ रहे हैं तो वो केवल एक आधार बनाने के लिए है कि हाँ अब उस एक बेस बन गया और उसके ऊपर हम चर्चा कर पाएंगे। तो जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं कहानियों की उस पर बात होगी। मुझे इस तरह से थ्योरी प्रेजेंट करने में मजा नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, शायद आपको भी नहीं आ रहा होगा, एक कहानी लेते हैं, कहानी सुनते हैं, कहानी के आधार पर तो हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपने उस दौरान फील किया, उस दौरान आपने क्या एक्सपीरियंस किया और उसके अनुसार से आपको क्या लगता है कि क्लास में ये कहानी कैसे पहुंचाई जानी चाहिए थी। तो प्रणय भाई स्लाइड को नीचे खिसकाते हुए बेहतर रहेगा कि हम उस कहानी तक पहुंचे जो कहानी आज क्लास में लिए जाने की बात है, और उसी दौरान हम इन चीजों को लेकर के आ जाएंगे। जी तो साथियों, आज की कहानी है माँ का चश्मा। कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि प्रश्न आपके लिए होंगे कहानी के बाद। यानी जो प्रश्न हम बच्चों के लिए क्लास में लेके जाएंगे वही प्रश्न आज हम सब खुद के लिए एक्सप्लोर करेंगे। और बात केवल आपकी नहीं है, मैं भी अपनी जिंदगी से उन पहलुओं को कहीं ना कहीं साझा करने की कोशिश करता चलूंगा। तो ऐसा है, थोड़ा सा स्क्रीन में इसे बड़ा कर दिया जाए, माँ का चश्मा जो कहानी है उस वाले पेज को। हाँ तो जरा सा, हाँ एक मिनट, जरा सा ऊपर ले चलें। कहानी में उद्देश्य दिया गया है, बच्चों को नहीं बताना, निष्कर्ष तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। चर्चा की दिशा दी गई है, ये भी बच्चों को पढ़ के नहीं सुनाना है, ये हमारे हमारे लिए गाइडलाइन है या हमें गाइड करने के लिए है कि हम यहाँ एक्चुअली चाहते क्या है। जी तो इस कहानी से क्या चाहते हैं ये भी हम ऊपर कर सकते हैं, हमारे साथी टीचर्स खुद से ढूंढ के निकालने की कोशिश करेंगे। जी तो कहानी शुरू करते हैं। साथियों ध्यान से सुनिएगा कहानी, और उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे उसका हिस्सा बनने की कोशिश कीजिएगा। और मेरी उम्मीद है कि हमारे हर साथी आज कुछ ना कुछ अपने इनपुट्स को डालेंगे, कुछ लोग बोल करके, कुछ लोग लिख करके। जी तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। मृदु की माँ चश्मा लगाए मशीन पर लगातार पैर चला रही थी। सुबह से वह एक सूट तैयार करने में लगी थी। आज उसकी लाडली बेटी मृदु का जन्मदिन तो जो था। बहुत होनहार लड़की थी मृदु, कितना ख्याल रखती थी सबका। विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। सूट तैयार करने के बाद उन्हें मृदु के स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग में भी जाना था। जल्दी जल्दी सूट तैयार करके वह मृदु के विद्यालय की ओर मीटिंग के लिए निकल पड़ी। वहां उसकी कक्षा अध्यापिका से मिली। उन्होंने बताया कि विद्यालय के वार्षिक महोत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी बच्चों को इनाम स्वरूप कुछ रकम मिली थी। जब बच्चों से पूछा कि उन्होंने इनाम में मिली राशि का क्या किया, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग जवाब आए। तो मृदु की मम्मी भी वहां पहुंची थी। तो प्रणय भाई कहानी को और आगे बढ़ाएं। तो किसी ने कहा कि मैंने वीडियो गेम खरीदी, तो किसी ने कहा कि मैंने क्रिकेट का बैट खरीदा, किसी का कहना था कि मैंने अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदी, तो कोई बोला कि मैंने नई पुस्तक खरीदी। मृदु कुछ सोच में डूबी हुई थी। जब उससे पूछा तुम क्या सोच रही हो, तुमने क्या खरीदा, वह बोली मैडम मेरी माँ सिलाई का काम करती है। चश्मा ना होने के कारण उन्हें बहुत तकलीफ होती है। नजर कमजोर होने के कारण कभी कभी उनके हाथ में सुई भी चुभ जाती है। सुई में धागा डालने में उन्हें कई बार बहुत समय लग जाता है। मैंने तो अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदा। जब मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते थे, तो उसने जवाब दिया कि पापा ने माँ को बहुत बार कहा है, पर माँ हर बार यह कहकर टाल देती है कि अगले महीने खरीद लेंगे। जी प्रणय भाई, तो देखिए बातचीत हो रही है टीचर के बच्चे के साथ। पूरी बात सुनकर मृदु की माँ फूली न समा रही थी। उन्होंने मृदु का लाया हुआ चश्मा पहन लिया। तो साथियों कहानी यहाँ खत्म होती है। मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, वो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहला प्रश्न आपके लिए आ रहा है,
और चूंकि मुझे इसे कंक्लूड करने के लिए मेरे पास केवल 10 मिनट शेष हैं, तो जल्दी जल्दी थोड़े से कुछ जवाबों को लेना शुरू करेंगे। मन तो था कि आज 40 लोग जुड़े, तो मुझे छोड़ के 39 लोगों से मैं प्रश्न पूछूं। और ये देखिए मैंने कुछ चीट्स भी बना लिए थे कि आज तो नाम बुलाऊं, ये बताएंगे और वो बताएंगे। तो देखते हैं इसे नो हैंड्स अप या नो हैंड्स के तरीके से आपने एक वर्कशॉप कभी की होगी तो बताया गया होगा कि क्लास में कैसे बच्चों को एंगेज किया जाए, उसके अलग अलग तरीके हमें ढूंढने होंगे। ऐसा नहीं कि जिन बच्चों ने हाथ उठा दिया बस उन बच्चों से जवाब ले लिया और फिर क्लास में बस सिलेबस पूरा। तो यहाँ सिलेबस पूरा करने की तो बात है नहीं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जवाब दे। तो 4 प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी जवाब लेंगे, हर प्रश्न पर कुछ अलग अलग लोग जवाब देंगे, ऐसी अपेक्षा है। पहला प्रश्न, अपनी जिंदगी से दीजिएगा जवाब। ऐसी कुछ चीजों के नाम बताइए जो आपको पता है कि आपके परिवार के सदस्यों की जरूरत है पर उनके पास नहीं है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना शुरू करें। ऐसी कुछ चीजों के नाम बताएं जो आपको पता है कि आपके परिवार के सदस्यों की जरूरत है पर अभी उनके पास नहीं है। और 1-2 साथी बोल के भी बता दें तो अच्छा लगेगा। जो बोलना चाहते हैं माइक अनम्यूट करें और उत्तर दे दें जी, या हैंड रेज कर लें और फिर मौका दिया जाएगा और आप जवाब दे दें। जॉब, आपके परिवार के सदस्यों की जरूरत है पर अभी उनके पास नहीं है। तो एक जवाब आया कि जॉब जरूरत है जी, अलका जी ने जवाब दिया था। जल्दी जल्दी करें जी। मेडिकल सीट, प्रीति जी ने बात रखी है। और एल्डर सन नीड अ न्यू लैपटॉप, जी लैपटॉप की जरूरत है। बाकी साथियों का भी ध्यान जा रहा होगा, जल्दी जल्दी टाइप करें। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति सेम टाइम पर टाइप करता है और सेम टाइम पर उसे डाल देता है वहां टाइप करके। मुझे लगता है कि उसी 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर 40 के 40 जवाब आ सकते हैं। दूसरा मोबाइल, जी नरेश जी थैंक यू। लैपटॉप, गीता जी ने कहा। सेटिस्फैक्शन, चिल्ड्रंस जॉब, थैंक यू वेरी मच। जो लोग जवाब दे रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए हर एक के मन में कुछ ना कुछ विचार आ तो रहा होगा, उस विचार को व्यक्त भी करते चले तो अच्छा लगेगा जी। तो साथियों आपके यस, सनग्लासेस, डॉटर नीड न्यू वीडियो गेम, सन नीड न्यू मोबाइल। चलिए आना शुरू हुआ जवाब, और भी वैरायटी से आ रहे हैं। कंप्यूटर, थैंक यू वेरी मच। पेरेंट्स लव, इस पक्ष पर भी ध्यान गया है। वाइफ जी, इस पक्ष पे भी ध्यान गया है। देखिए कितने डिफरेंट एंगल से लोग देख रहे हैं, कितने डिफरेंट नीड्स के साथ लोग हैं, हम इन चीजों को देख सकते हैं। तो क्लास के अंदर भी हमारा बच्चा विभिन्न अनुभवों को लेकर के आया हुआ होगा, उसके विभिन्न विचारों के साथ वो प्रस्तुत हुआ होगा। स्कूल रीओपनिंग, जी इसका भी इंतजार है, ये भी एक नीड है, ऐसा स्कूल के घर के सदस्यों ने महसूस किया। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों ऐसे ही बने रहिएगा, बल्कि इससे ज्यादा तेजी से बने रहिएगा, ऐसी उम्मीद है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पसंद की चीज खरीदने की जिद की पर आपके माता पिता ने आपको नहीं दिलाई? कुछ बचपन की याद आई या कुछ वर्तमान में भी कुछ बात ऐसी हुई हो सकती है। तो प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी पसंद की चीज खरीदने के लिए जिद की पर आपके माता पिता ने आपको नहीं दिलाई? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? 2 पक्ष हैं। आपने जिद की, माता पिता ने नहीं दिलाई। बचपन से लेकर के आज तक कोई बात याद आती है तो जल्दी से शेयर कीजिए। और यहाँ तो 1-2 साथी बोले तो अच्छा लगेगा जी, हैंड रेज करें यदि कोई शेयर करना चाहते हैं कि आपने किसी वस्तु की जिद की थी और माता पिता ने नहीं दिलाई थी। सर्दियों में आइसक्रीम मांगी बचपन में, गायत्री जी ने कहा है। तो गायत्री जी जरा सा उस घटना को शेयर करेंगे हमारे साथ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्या उस पर भी ध्यान गया आपका गायत्री जी? सर नहीं, उस टाइम तो शायद नहीं मतलब पता चला कि इन्होंने, मुझे लगा बस मेरे को आइसक्रीम नहीं दिलाई इन्होंने। पर अब बड़े होके लगता है, जब मेरे पास भी अपनी बेटी है तो लगता है कि अब ठंड आ रही है, ये मत खाओ बेटा, ये मत खाओ, सर्दी लग जाएगी। तो वो कह भी देते हैं नहीं सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खाते हैं, और मुझे आइसक्रीम खानी थी और उन्होंने मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई, और वो 2 रुपए की आइसक्रीम थी। जी, तो ध्यान इस पर भी गया कि 2 रुपए की आइसक्रीम थी और वो भी नहीं दिलाई, पर अब ध्यान जाता है कि क्यों नहीं दिलाई। थैंक यू वेरी मच शेयरिंग के लिए। तो और कई साथियों के जवाब आ रहे हैं, उनमें से मैं एक नाम और ले लेता हूं कि और किसी ने कोई डिमांड की हो, और किसी ने कोई डिमांड की हो। स्कूल ट्रिप की डिमांड की थी गीता जी ने।
तो जरा सा आप बोल के बताएंगे कि वो घटना क्या थी और आपका ध्यान गया क्या इस बात पर कि उन्होंने वो आपको क्यों नहीं दिलाई थी, वो अवसर क्यों नहीं दिया था? हाँ सर, बचपन में की थी स्कूल ट्रिप पे, लेकिन पेरेंट्स डरते थे बच्चों को अकेला भेजने के लिए, तो जी इसलिए उन्होंने मना किया कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे अकेले आपको। जी, चलिए हमारे कुछ साथी तो ये सेकंड पार्ट का भी जवाब लिख रहे हैं और अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा टाइम सेव कर रहे हैं और आप एक अलग मोड का इस्तेमाल करके ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से व्यक्त हो सकता है। जैसे कि मनीषिका जी ने लिखा है कि यस समटाइम्स बिकॉज समटाइम्स इट इज अननेसेसरी डिमांड, ऐसा उनका ध्यान गया। जी, और कोई कहना चाह रहे हैं क्या? जी, एक दो हैंड रेज है तो जी मैं बताइए। लेंगे सर हैंड रेज? हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए। हाँ, तो नरेश कुमार सर पहले अपनी बात रखें, फिर आदेश त्यागी मैम रखेंगी अपनी बात। जी, और वीडियो ऑन करके रखें तो हमें और अच्छा लगेगा कि हम आपके मुस्कुराते चेहरे को भी देख सकेंगे, उससे भाव और खिल के आते हैं। जी हेलो, नमस्कार सर। नरेश कुमार सर नमस्कार। अपनी बात रखिए सर। जी सर जी अभी सर। जो बात अभी मैंने बताई थी वही थी, जैसे हम कभी कभी बीमार हो जाते थे जी तो जो वस्तुएं हमारे लिए हानिकारक होती थी हम उन्हीं की जिद करते थे, जी तो वो हमें बताते कि ये नुकसानदायक है, लेकिन हमें वो बुरा लगता था सर जब। अच्छा लेकिन उसका अब हम अपने बच्चों को वही बात बोलते हैं, पता लगता है। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया साझा करने के लिए। तो एक और घटना शेयर करने के लिए कौन, आदेश जी आ रही हैं? जी आदेश दीदी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरी बीएड करने की इच्छा थी बिफोर मैरिज, जी बट चूंकि फैमिली सिंपल थी और 7 भाई बहन थे तो नहीं कर पाई थी। आफ्टर मैरिज किया था फिर, जी जी तो उस करके फिर जॉब बहुत लेट लगी थी, तो जी, ये इच्छा मन में थी लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो मतलब बीएड करने की इच्छा थी पर वो नहीं हो पाई थी उस समय, तो उसके पीछे क्या कारण है, आप क्या क्या पकड़ पाए? हाँ सर, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पकड़ पाए। जी, तो आपके मन में माता पिता के प्रति कैसा उस समय भाव पनपा था, कुछ हल्का सा शेयर करेंगे क्या, यदि सहज महसूस करें? हाँ सहज, असहज नहीं महसूस करूंगी, बताऊंगी कि हो सकता है कि उस परिप्रेक्ष्य में अगर जैसे मैं आज हूँ तो मुझे लगता है कि वो ठीक होंगे, आज लगता है सर। जी लेकिन जी उस समय मुझे लगता है कि शायद डिस्क्रिमिनेशन था गर्ल्स और बॉयज के बीच में, ये और पैसे का भी था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम 5 महीने लगा सकते थे, करके सोचा होगा कि फटाफट काम निपटाओ, अपने घर जाएं, जैसे मर्जी करें। तो जी ये वाला बिंदु मेरे दिमाग में उस समय ज्यादा था सर। सर उस समय ना डिमांड जो होती थी वो हमारा राइट नहीं होती थी, वो हम बड़े ही डरते हुए कोई बात बोला करते थे। आजकल के बच्चे डिमांड ऐसे करते हैं जैसे उनका राइट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। करनी ही करनी है। चलिए। उस समय बाप ने मना कर दिया तो हम मतलब डर के मारे ये भी नहीं बोल पाते थे नहीं मम्मी चाहिए, मना कर दिया। आजकल के बच्चे तो पता नहीं कौन कौन से सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। कोई तो बात बहुत तो क्या लगता है? जी जी अविनाश भाई, अभी तो डिमांड सप्लाई वाला गेम आ चुका है। प्रीति बहन जी, हाँ जी, आपकी बात पे एक बात याद आ रही है मुझे, मैं रुका नहीं गया, मैंने सोचा रखी दूं कि हाँ जी, पहले हाँ हम जी। आज्ञाकारी बच्चे हुआ करते थे, आज्ञाकारी बेटा बेटी हुआ करते थे, हाँ जी, और आज हम आज्ञाकारी माँ बाप हो गए हैं। बिल्कुल सर, हमारी ही जनरेशन आज्ञाकारी रह गई है बस। हाँ, मतलब पहले हम आज्ञाकारी बच्चे थे और हम आज्ञाकारी माँ बाप, ऐसा लगता है ना सर। ये बात है कि मैडम हम लोग अपने बच्चे को कुछ जरूरत से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। चलिए, तो मेरी क्लास में अब लोग बड़े हो गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तो हम याद दिला रहे थे उन्हें कुछ और बात और वो लोग बड़े बड़े लोगों जैसी बातें करने लगे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर वापस बच्चे हो जाते हैं। हाँ, तो अभी आप लोगों के 3 लोगों के हाथ में उठे हुए देख पा रहा हूँ, पर चूंकि समय की सीमा है तो निवेदन है कि आप टाइप ही कर दें अपने विचार को, और अगले प्रश्न के जवाब में यही तीनों हाथ जो उठे हैं उन्हीं लोगों से ले लेंगे, ऐसा कर लें। अरे हाथ भी लोगों ने नीचे कर दिया मेरे स्क्रीन से, तो गायब हो गए आप। एनीवे, तो क्या लगता है जब बच्चों से ये प्रश्न पूछा जाएगा, जब उनकी शेयरिंग आएगी, उनकी शेयरिंग के साथ जब हमारी खुद की भी शेयरिंग जुड़ जाएगी, जब अपनी जिंदगी से भी किसी एक घटना का जिक्र कर देंगे सहज भाव से और सच्ची घटना का, कहीं ना कहीं क्लास का माहौल कैसा होगा, सोचते चलिएगा।
आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, वक्त कम है। अपने जीवन से कोई ऐसा उदाहरण दे जब आपके माता पिता ने आपको कुछ दिलाने के लिए अपनी किसी जरूरत की चीज को छोड़ दिया। अपने जीवन से कोई ऐसा उदाहरण दे जब आपके माता पिता ने आपको कुछ दिलाने के लिए अपनी किसी जरूरत की चीज को छोड़ दिया। जी अविनाश भाई जी। जी जी नीलिमा जी का हाथ खड़ा है तो उनकी शेयरिंग ले लीजिए। जी नीलिमा जी बात रखिए और वीडियो ऑन करके रखेंगे तो और अच्छा रहेगा यदि कंफर्टेबल हो तो। जी आप आवाज नहीं आ रही है, माइक आपका ऑफ है क्या? आवाज नहीं, आप जैसा नीलिमा मैम आप शायद आपका हेडफोन ठीक से कनेक्टेड नहीं है, आप एक बार जरा चेक कीजिए। बोलते रहिए मैम, अभी तक नहीं आ रही है, एक बार कनेक्ट ट्राई कीजिए मैम। जी अब बोलिए मैम। नहीं अभी तक नहीं आ रही है। एक बार हेडफोन हटा दीजिए और नॉर्मल तरीके से स्पीकर फोन पे बोलने की कोशिश कीजिए, क्या पता हम तक बात पहुंच जाए। जी चलिए, जब तक नीलिमा जी टेक्निकली रेडी होती हैं तब तक सुशील जी से शेयरिंग ले लेते हैं, उन्होंने भी हाथ उठाया है। जी जी सुशील जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। बचपन की घटना याद आती है कि अक्सर जब कहीं जाना होता था तो पिताजी को तो चले जाते थे, लेकिन माँ को ये याद आता था कि बच्चे की पढ़ाई जो है सफर करेगी। तो उस समय तो मतलब कि बहुत कम ध्यान आता था, लेकिन आज जब मुझे खुद अपने बच्चे के लिए कहीं जाने से अपने आप को रोकना पड़ता है तो समझ में आता है कि पेरेंट्स मतलब कितना त्याग करते हैं अपने बच्चों के। जी थैंक यू नीलिमा जी, आप रेडी हैं तो अपनी बात रखें। तब तक मैं पढ़ देता हूं एक दो जवाब जो आए हैं। अलका सिंह जी ने कहा है इमोशनल ब्रेकडाउन जो हो जाता, ऐसा सेमिनार अटेंड किया था उसमें माहौल बिल्कुल इमोशनल हो गया था। Many time my father doesn't buy new clothes because of us, प्रीति जी ने शेयर किया है। सीमा जी ने कहा है always our parents sacrifice for our needs। गायत्री जी ने लिखा है किसी एक जरूरत का तो पता नहीं सर, पर हम 4 बहन भाइयों को सेटल करने के लिए उन्होंने कभी भी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस के लिए मना नहीं किया। जी शुक्रिया। तो नीलिमा जी रेडी है तो आप शेयर कीजिए, नहीं तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप टाइप करके बता दीजिएगा। आवाज आ रही है? जी आ गई बताइए मैम बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, ये चौथे प्रश्न का जवाब मैं देना चाह रही थी। अच्छा चौथे का, तो तीसरा ही चल रहा है। नहीं, मेरे विचार से जो 3 प्रश्न है उसमें कवर हो रहे हैं मेरे। अच्छा कवर हो रहे हैं, तो ठीक है, मुझे एक बार बोल देने दीजिए चौथा प्रश्न है ना, तब आप बोलेंगे तो थोड़ा सा और बढ़िया मामला बन जाएगा और साथी भी जोड़ पाएंगे। तो देखिए तीसरे प्रश्न में किस बात पे ध्यान दिलाने की कोशिश हुई कि क्या कभी माता पिता ने हमारी जरूरतों के लिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया क्या, या हमारी मांग पूरी करने के लिए ऐसा कुछ किया। चौथे प्रश्न पर आते हैं, सभी के घर में पहले क्या खरीदना है और बाद में क्या, इसका फैसला कैसे लिया जाता है, चर्चा करें। यानी आपके घर में क्या क्या खरीदा जाएगा और पहले क्या और बाद में क्या, ये निर्णय कैसे लेते हैं। अब नीलिमा जी अब आप बात रख सकती हैं। जी मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। जी। 3 बहनें थे, जब हम छोटे थे कपड़े सबके बन जाते थे, नाप सबका एक था, तो जब कहीं जाना होता था तो हम उनमें से कुछ भी पहनकर चले जाते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस बात पर बहस हुई हो कि मुझे ये पहनना है। हमेशा इस बात पर हुआ करती थी कि पहले तू पहन ले और पहले तू पहन ले, जो बचेगा बाद में मैं पहनूंगी। हम तीनों में हमेशा ऐसा हुआ करता था। फिर मम्मी को बीच में आना पड़ता था कि सभी बहनों में लड़ाई इस बात पर होती है कि मुझे ये चाहिए, और तुम भी इस बात पर होती है कि नहीं तुम ये ले लो, जो बचेगा मैं ले लूं। और यही चीज आज भी हमारे घर में, अब भी है मेरे घर में, कि बच्चा है, हस्बैंड है, कि सबसे पहले ये होता है कि दूसरे के लिए इस चीज को छोड़ दो, नहीं पहले आप लो, उसके बाद हम लेंगे। तो इसी उससे मुझे लग रहा था कि पहले जो 3 प्रश्न हैं उसी में मेरे कवर हो रहे हैं कि माता पिता तो हमेशा ही करते थे जी, अपनी पसंद की चीजों को छोड़ देते थे और हमारे लिए ही रखते थे।
और जहां तक जिद की बात है, मुझे नहीं याद हमने कभी कोई जिद की होगी, शायद हो सकता है, अब पूछूंगी उनसे कभी की हो, मुझे याद नहीं है। बढ़िया बस बढ़िया। तो देखिए ये भी एक देखने को मिला कि हम नॉर्मली कई बार ऐसा सोच के बैठे होते हैं कि बच्चा जिद करेगा ही, पेरेंट्स उसे पूरा करने के लिए पूरी जोर लगाएंगे ही। इससे अलग अनुभव भी किसी का हो सकता है। तो क्लास में कितना सहज वातावरण हम दे पाते हैं बच्चों को कि हर तरह के एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर पाए बिना किसी झिझक के। तो क्या कोई और शेयर करना चाहेगा जल्दी से कि क्या खरीदना है पहले, क्या खरीदना है बाद में, इसका फैसला कैसे लेते हैं घर में? चलिए विनाश भाई जी, आप, हाँ समय कम है, आगे बढ़ूं या शेयरिंग करेंगे? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीलिमा जी ने बड़ी खूबसूरती से आपका समय बचा दिया है जी। बड़ी खूबसूरती से नीलिमा जी ने आपका समय बचा दिया है और आपका चौथा प्रश्न करवा दिया। आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। जी जी, शुक्रिया। तो साथियों, अब जरा सा सोचना शुरू करते हैं। क्या लगता है कि इस कहानी का उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताइए, इस कहानी का उद्देश्य क्या होगा? यदि उद्देश्य आपने न पढ़ा हो तो आपके हिसाब से इस कहानी में जब हम जैसी हम कहानी सुनने का इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं तो इनसे किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है? बच्चे का ध्यान किन मुद्दों पर जा सकता है? क्या बच्चा खुद को एक्सप्लोर करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस को टटोलेगा, ऑब्जर्वेंट हो जाएगा और उसके बाद खुद को व्यक्त करना शुरू करेगा? क्या ऐसा कुछ होगा? कौन से बातों पर उसका ध्यान जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से टाइप कर दें प्लीज। मंगला जी अपने एक्टिविटीज के साथ तैयार बैठे हैं जी, जल्दी से। रिलेशनशिप, रेस्पेक्ट जी, केयरिंग, इन पर ध्यान जाएगा और सभी की जरूरतों की समझ पे जाएगा, सैक्रिफाइस की तरफ भी जाएगा। और किन बातों पर ध्यान जाएगा जी? तो प्रणय भाई, अब उद्देश्य जरा सा दिखा दिया जाए और फिर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या इन चर्चाओं के दौरान ऐसा कुछ होगा। जी, जरा सा और ऊपर उद्देश्य तक ले जाएं। उद्देश्य प्रणय भाई। प्रणय भाई, हाँ नहीं, कहानी का उद्देश्य नहीं, इस पर्टिकुलर कहानी का उद्देश्य। जी, जरा सा और नीचे करें। प्रणय भाई जी, हाँ, यहाँ पर विद्यार्थी यह समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी संबंधों में जीने में ही है। एक तो बात यह है कि चाहे इसके पुस्तक के निर्माण में या इसके बनने में हमारा योगदान रहा, कुछ मुद्दों पे हो सकता है कभी सुधार की गुंजाइश हो, जैसे कि सच्ची खुशी। सच्ची वर्ड के प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से जब मेरा ध्यान अभी गया तो मुझे लगता है कि इस पे और विचार करने की जरूरत है कि सच्ची और झूठी खुशी वाली बात तो नहीं है, खुशी है, हाँ, खुशी के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें हम देखेंगे। तो संबंधों में जीने के प्रति बच्चे का ध्यान जाए, तो क्या ऐसा होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखे यस या नो। क्या इस कहानी के उपरांत चर्चा करने के दौरान क्या बच्चों का ध्यान संबंधों पर जाएगा? और साथियों, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने शेयर किया है। और जब उनका ध्यान वहां चला गया तो हम बस ध्यान आकर्षण ही तो करना चाहते हैं। उसके बाद बच्चा क्या किन परिस्थितियों में करेगा वो धीरे धीरे वो उन पर भी विचार करता ही रहेगा। और चर्चा की दिशा भी यहाँ दी गई है, जिसे यदि पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, हम सभी अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हैं और इस व्यस्तता के रहते संबंधों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम यह भी नहीं जान पाते कि हमारे परिजनों की क्या परेशानियां हैं जो उन्हें रोजमर्रा के जीवन में कष्ट देती है। हम यह भी भूल जाते हैं कि उन्हें हम से क्या अपेक्षा हो सकती है। चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों को इन सब के लिए संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, ऐसा महसूस किया गया। आपको भी शायद ऐसा लगता होगा, है ना? तो थैंक यू वेरी मच। तो कहानी किस तरीके से क्लास में कंडक्ट करनी है, कैसे उसे लेके जाना है, उम्मीद है कि इस डेमो के द्वारा आप तक बात पहुंची होगी। तो बाकी तो बहुत सारे बिंदु लिखे हुए हैं। एक साथी लिख रहे कि प्रेमचंद की कहानी जो है वो भी उन्हें याद आती है। बिल्कुल बात सही है, उससे मिलती जुलती ही बात यहाँ भी है। तो कैसे बच्चा कनेक्ट हो जाए इन चीजों के प्रति, ऐसा हमारा उद्देश्य है। पढ़ते रहिएगा, पुस्तक के उन बिंदुओं को जरूर पढ़िएगा और उसमें बातें जो लिखी गई हैं उनसे और बढ़िया तरीके से और समझ बनेगी। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए, जवाब देते जाने के लिए। वक्त होता तो ये तो पूरा वक्त कहानी पर के चर्चा पे लगाते, साथ ही हम अपने आप में भी महसूस कर पाते कि हमने कहाँ कहाँ क्या खोया, क्या पाया,
कितना कुछ कर पाए, कितना कुछ कर सकते थे और कितना कुछ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। तो मंगला जी। जी भाई जी, अविनाश भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने कहानी का जो सूत्र रखा कि किस तरह से पेडागोजी जाएगी, किस तरह से कहानी बच्चों के साथ जाएगी और टीचर को क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, दोनों का रोल भी मैं अच्छे से बखूबी समझाया। मुझे लगता है कि काफी बात पकड़ में आ ही गई होगी, और यदि फिर भी किसी साथी का कोई प्रश्न रह गया होगा या कोई बात रह गई होगी तो वो हम अपने उसमें जो ग्रुप बनाया हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी साझा करके आगे बात कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। आप फ्री हैं मैं कॉल करने के लिए जी। तो अर्णव भाई एक बार दोबारा पीपीटी लगा दीजिए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, कहानी के बाद अब यदि हम ध्यान दें तो जब हम कुछ सुनते हैं तो वो हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब हम कुछ देखते हैं तो कुछ समय याद रहता है, कुछ याद रहता है। लेकिन यदि हम जब इन्वॉल्व होकर उसको करते हैं तो वो हमें समझ में आ जाता है। तो इसी तरीके के है हमारी एक्टिविटी कि जब बच्चा एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेगा, जब बच्चा इन्वॉल्व होगा, खुद की उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, खुद की अपनी भागीदारी करेगा, तो उसके बाद उसको चीज समझ में आएगी ज्यादा बेहतर तरीके से और स्थायी रूप से बनी रहेगी उसके साथ। तो एक्टिविटीज में ध्यान देने वाली बात यह है सभी बच्चों की भागीदारी हो सके, टीचर का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके, अध्यापक भी खुद इन्वॉल्व हो ताकि बच्चे भी कंफर्ट महसूस करें, ये महसूस करें कि हमारे अध्यापक जी इन्वॉल्व हैं, हमारी मैडम इन्वॉल्व है, तो बच्चा भी उसमें झिझक ना महसूस करे और वो इन्वॉल्व रहे जी। तो आगे बढ़े भाई जी। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए कहानियों का उद्देश्य है कि बच्चा उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को देख पाए, समझ पाए, आत्मसात कर पाए, उसके साथ बना रह पाए, उसके साथ जी पाए और उसको अभिव्यक्त कर पाए। तो ये जो हमारा पेज है, प्रणव भाई जी रोक दीजिए, ये पेज जो हमारा है हमारी बुक से ही लिया है, 8वीं क्लास की बुक से लिया है, जिसके अंदर क्योंकि 8वीं क्लास में हमारा चैप्टर वाइज दिया है, एक्टिविटीज और स्टोरीज हमारी अलग अलग नहीं है, चैप्टर वाइज दिया है और उसी में एक्टिविटी भी है चैप्टर में और हमारी कहानी भी है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में एक साथ दे दिया गया है यहाँ पर कि कहानी और गतिविधि के बारे में जो खंड है, तो हम इसको बुक में से देख सकते हैं, बुक में से पढ़ सकते हैं। तो मैं इस पे समय नहीं लगाना चाहूंगा, इसकी बातें मैंने आपके सामने रख ही दी है जी। आगे बढ़े प्रणव भाई। तो आज की हम जो गतिविधि करेंगे उसका नाम है, जो हमारी 8वीं क्लास की है, चैप्टर नंबर 6 से है। टोटल हमारे 8वीं क्लास में 9 चैप्टर दिए गए हैं। पेज नंबर 193 और 194 पर ये गतिविधि दी गई है। सेक्शन 3 तीसरे भाग में एक्टिविटी का नंबर 3.1 समृद्धि क्या है। क्योंकि बच्चा 8वीं क्लास तक का हो चुका है, 8वीं क्लास में हम उससे बातचीत कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अमीरी, गरीबी और समृद्धि को देख पाए, उसके जो पीछे का तथ्य है, जो वास्तविकता है, उसको समझते हुए उस बात को समझ पाए और फिर वो खुद डिसाइड करे कि उसकी स्थिति क्या है और समृद्धि के भाव को वो कैसे देख पाते। जी भाई जी, प्रणव भाई जी आगे बढ़े। इससे आप आगे बढ़े, इसको हम बाद में देखेंगे ना, पहले एक बार एक्टिविटी को देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गतिविधि के चरण तो हमारे अध्यापक, बस यहीं रोक दीजिए भाई जी। तो हमारे सभी अध्यापक साथी एक बोर्ड पर टेबल बनाएंगे जिसमें हम 3 कॉलम रखेंगे। पहला है वस्तुओं या सुविधाओं का अभाव, यानी कि वस्तु या सुविधा की कमी। दूसरा हमारा बिंदु है वह है वस्तुओं और सुविधाओं की कमी का एहसास। एक की बात कर रहे हैं, फिजिकली की बात कर रहे हैं, दूसरा हम फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं, मेरे एहसास की बात कर रहे हैं। और फिर हम उसका नाम देखेंगे कि क्या नाम हम दे सकते हैं उसको। तो शिक्षक निम्नलिखित चार्ट को बोर्ड पर बनाकर विद्यार्थियों से पूछकर भरेंगे। इसमें भागीदारी बच्चों की रहेगी, बच्चे भरेंगे इसमें। तो आपके लिए भी ये टास्क है। सबसे पहले अभी हम देखते हैं आगे। तो वस्तुओं या सुविधाओं का अभाव है मेरे पास, उसको देखें, और या सुविधाओं और वस्तुओं की कमी का एहसास है, उस स्थिति को देखें और फिर उसके बाद हम उसको नाम देंगे। जी पढ़ने भाई जी, आगे बढ़े अगले चार्ट में। विद्यार्थियों से पूछकर हम निशान लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लगाया कि वस्तुओं या सुविधाओं का अभाव। जैसे मैं बात करूं वस्तु की, कि मेरे पास फ्रीज नहीं है,
तो फिजिकली मेरे पास नहीं है, या मेरे पास टीवी नहीं है, तो फिजिकली मेरे पास टीवी वो नहीं है, मेरे घर पर टीवी उपलब्ध नहीं है, मोबाइल मेरे पास नहीं है। जैसा कि बहुत अच्छी बात जुड़ी थी सुबह के सेशन में भी कि आजकल हम देखते हैं तो बच्चों के पास मोबाइल नहीं है या इंटरनेट नहीं है, डाटा नहीं है, जिससे कि वो जो अपनी क्लास ठीक प्रकार से ले पाए। तो हम फिजिकली बात कर रहे हैं कि वस्तु का अभाव है, और उसके साथ वस्तु के अभाव के साथ उसकी कमी का भी एहसास बना हुआ है कि भाई ये चीज मेरे पास नहीं है, इसकी मेरे को पूर्ति होनी चाहिए, इसकी मेरे को जरूरत है, ये मेरे पास होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि इस स्थिति को हम क्या नाम दे सकते हैं? तो हम फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दें अपने अपने उत्तर, या सर पैलेट बॉक्स लगाएंगे अब? अविनाश जी, अविनाश जी चलिए चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बोलिए। मेरी आवाज आ रही है भाई? अविनाश भाई जी बोलिए। चैट बॉक्स में लिखवाएं या क्या करें? हाँ चैट बॉक्स में लिखवा सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर यदि शेयर में करूंगा पैडलेट तो यहाँ से ये फिर हट जाएगा, ये स्क्रीन हट जाएगी। ओके ओके ओके, हाँ टेक्निकल इशू आ जाएगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि सभी अपना उत्तर, जो हमने 3 शब्द रखे थे ऊपर, उनमें से जो आपकी समझ से आपको सही लगता है वो आप शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स पे। प्रणय भाई जी कितने उत्तर आ गए? क्या लगता है कि वस्तु का अभाव है, सुविधा का अभाव है और उसकी कमी का भी मुझे एहसास है, तो हम क्या नाम दे सकते हैं उसको? उस स्थिति को हम क्या नाम दे सकते हैं कि जब दोनों चीज का अभाव हमारे पास है? प्रणय रिस्पॉन्स आना शुरू नहीं हुआ सर। अच्छा, तो मंगला सर जी अभी शुरू हो गया अब आना। एक तो दोनों अभाव है बोल रहे हैं, एक ने मीनाक्षी यादव मैम ने लिखा गरीबी है, अरविंद कुमार सर ने लिखा था दोनों अभाव है। सीमा मैडम अभी आपकी बात लेता हूँ, एक मिनट जरा, अभी कुछ साथी और लिख दें फिर मैं आपकी बात लेता हूँ। जी सभी साथी लिख दें जो भी आपको समझ में आता है। देखिए हम कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ। मजबूरी, असंतुष्टि जी, वो जजमेंट नहीं है किसी भी प्रकार का। आपको जो समझ में आता है, जो आपको लगता है इस स्थिति को क्या कह सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। गरीबी नरेश कुमार जी लिख रहे हैं, हेल्पलेसनेस अंजलि शर्मा जी लिख रहे हैं। जी सभी साथी नहीं लिख रहे अभी ना। अभाव शुक्ला जी लिखते हैं अभाव है, पैसे की कमी है, नो नीडेड नॉट नीडेड, सुखों का अभाव, हैप्पीनेस, गरीबी। जी बढ़िया। हाँ सीमा जी आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, प्लीज अनम्यूट करके रखिए। सर अब क्लियर हो गया है। क्लियर नहीं हो रहा था कि आप इसमें, हो सकता है मुझे ही नहीं हो रहा शायद, कि आप इसमें मतलब जो आपने पॉइंट लिखे हैं उसी के ऊपर रिस्पॉन्स चाह रहे थे, या हम ये लिखें कि भाई इस वस्तु का अभाव है तो मुझे उसकी कमी भी महसूस हो रही है और मेरे हिसाब से ये है। मैं इसमें कंफ्यूज हो रही थी कुछ, इसीलिए मैंने अभी तक रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में नहीं लिया। जी 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 हमने 3 वर्ड यूज किए थे ऊपर, है ना, गरीबी, अमीरी और तीसरा था समृद्धि। तो उनमें से हमें क्या लगता है कि क्या इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? मेरा प्रश्न ये था। चलिए सॉरी, मुझे लगता है हो सकता है आपको नहीं पहुंचा था तो और भी साथियों को हो सकता है ना पहुंचा हो, इसलिए रेस्पॉन्स लेट आए हो। जी तो कोई और साथी अपनी बात रखना चाहेगा कुछ? ऐसी स्थिति पर हम क्या कह सकते हैं कि जब सुविधाओं का अभाव है और सुविधा और वस्तुओं के कमी का एहसास भी मुझे हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? जी प्रणय भाई जी आगे बढ़े, मुझे लगता है साथी अभी नहीं रखना चाहते कोई बात। चलिए जी दूसरा पॉइंट आया था हमारा, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिन्हें सुविधाओं का अभाव तो नहीं होता है लेकिन सुविधाओं की कमी का एहसास रहता है। जी जैसे कि वस्तुएं तो घर पर हैं उपलब्ध, टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, या कुछ भी जो सामान है वो सुविधाएं के रूप में हमारे पास है, लेकिन उसकी कमी का एहसास बना हुआ है कि भाई मेरे पास तो अल्टो गाड़ी है और पड़ोसी के पास जो है वो ऑडी गाड़ी है, तो मेरे पास ये कमी है कि भाई गाड़ी की मेरे पास जो है वो कमी बनी हुई है। मेरे पास वस्तु की जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ वस्तु की उसकी जरूरत मुझे नहीं महसूस होती, लेकिन मेरे पास कमी का एहसास मेरे साथ बना ही हुआ है। तो उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं?
ये आप रख सकते हैं। सभी साथी चैट बॉक्स में रख सकते हैं, जो सब बोलना चाहते हैं वो बोल के बता सकते हैं। सर इसको उन तीनों वर्ड्स में ही जी आपको लगता है कि इसके लिए कोई नया वर्ड दिया जा सकता है तो दे दीजिए, ये फ्रीडम है आपकी। थैंक यू सर। इसे तो हम असंतुष्टि कहेंगे, क्योंकि मानव जो है आवश्यकताएं अनंत है और उसके पूर्ति के साधन सीमित हैं। हम एक से एक चीज अगर हासिल कर लेते हैं तो दूसरे की चीज के लिए फिर हम ललायत हो जाते हैं कि वो भी हमारे पास होता है। ये हमारा असंतोष है वो बढ़ता चला जाता है। कहीं भी हम संतुष्ट जब नहीं होते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सर हाँ अरविंद राणा जी बहुत हाँ अच्छी बात रखी, एक बात रखी कि आवश्यकताएं अनंत है और हमारी जो है आवश्यकताएं एक खत्म होती है दूसरी होती है, तो ये इकोनॉमिक्स की भाषा में काफी अच्छे से रखिए अपने। हाँ, कोई और साथी कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज कहिए। सर मैं कहना चाहूंगा जी। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? सर बताइए, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर अगर वस्तुओं का अभाव है, अभाव नहीं है, वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी आदमी सोचता है कि क्या हो गया और आगे अगर बढ़ना। हाँ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट अपने आप को अनम्यूट कीजिए तब रखिए सर बात अपनी। हेलो, हाँ जी रखिए। सर अगर वस्तुओं का अभाव नहीं है फिर भी व्यक्ति महसूस कर रहा है कि उस पर कमी है उसे, तो ऐसी स्थिति को भी गरीबी ही कहा जाएगा कि ये वो गरीबी है, क्योंकि उसकी सोच में इस तरह की बात आ गई कि मेरे पास ये चीज है ही नहीं, ऐसी बड़ी चीज होनी चाहिए थी, तो उसको भी गरीबी की श्रेणी में ही रखा जाएगा सर मेरे हिसाब से। जी सर बढ़िया। क्या हम प्रचलन की भाषा में भी इसे गरीबी में देखते हैं कि जो जैसे हम देखते हैं हमारे पड़ोस में या कहीं और किसी के पास बहुत सारे सुख साधन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगला है, तो क्या हम प्रचलन में भी उसे गरीबी में देख पाते हैं क्या? बस सर दूसरों की नजरों में हो सकता है वो गरीब ना हो, दूसरों की नजरों में वो ठीक ठाक अच्छा रह रहा हो, तो उसको दूसरे तो शायद गरीब नहीं मानेंगे, लेकिन वो खुद अपनी नजरों में गरीब मान के चलेगा वो। जी बिल्कुल सर, आपने अपने उससे बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से रखी बात कि आपके हिसाब से वो गरीब है, लेकिन यदि प्रचलन में हम देखें तो बच्चा शायद कुछ हो सकता है कुछ हो कहे, चलिए कोई बात नहीं, तो फ्रीडम है, बच्चे की भी फ्रीडम है, हमारी भी फ्रीडम है, बहुत बढ़िया। जी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रणय भाई जी, आगे अगले पॉइंट पे आते हैं। शायद मैं ध्यान दिला पा रहा हूँ चीजों की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है इस एक्टिविटी के द्वारा। आगे बढ़े प्रणय भाई जी। प्रणय भाई जी हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, नेक्स्ट पेज लगा दीजिए। शायद कोई टेक्निकल इशू हो सकता है वो, या मेरी आवाज आ रही है? जी प्रणय भाई जी का स्पीकर में गड़बड़ हो गई है। प्रणय भाई जी अगला पेज लगा दीजिए। मंगला सर एक चीज दिमाग में आ रही है। जी आ रही है तो रखेंगे, फिर बिल्कुल रखी जाएगी मैडम, बताइए। सर क्योंकि बच्चे हैं तो अलग अलग विचार आएंगे, मुझे इस सबको पढ़ के लग रहा है हम सबकी जो अभी पीछे क्वेश्चन था कि ऐसा व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी और कमी का एहसास हो रहा है तो उसे हैप्पीनेस क्लास की ज्यादा जरूरत है। अच्छा सही बात है, तो प्रयास ही इसी दिशा में है कि हम सबके साथ कहीं ना कहीं ये दुविधा होती है। तो खूबसूरती ये है कि मैडम दिमाग में कुछ है तो बाहर निकाल दीजिए। सर इसीलिए निकाल दिए। तीसरी सिचुएशन पे आए थे हम सबकी अपेक्षा है कि हमें सुविधाओं का अभाव भी न हो और सुविधाओं की कमी का एहसास भी ना हो, तो तीसरी हमारी जो स्थिति है वो हम रख रहे हैं कि वस्तुओं और सुविधाओं का अभाव भी ना हो। प्रणय भाई जी कहाँ गया? सर ऐसी सिचुएशन तभी हो सकता है जब हम संतुष्ट हो जाएं सभी चीजों से। हाँ बढ़िया। अभी आपकी बात लेते हैं सर, एक सेकंड बस थोड़ा सा रख दूं मैं अपनी बात। वस्तु और सुविधाओं का अभाव भी ना हो, यानी क्रॉस का मतलब नहीं है, और ये इसका कमी का एहसास भी नहीं है, यानी कि वस्तु मेरे पास उपलब्ध है और मुझे किसी कमी का एहसास नहीं है, तो हम उस स्थिति को क्या नाम दे सकते हैं? एक बार फिर आपको तंग करूंगा, फटाफट से अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और जो साथी शेयर करना चाहते हैं अब की बार मैं उनका नाम बोलूंगा।
अभी तक मैं नाम नहीं बोल रहा था सर। फिर तो हमने मोक्ष की यही होगी एक्चुअल समृद्धि। एक्चुअल समृद्धि होगा भाई। तो मंजू चौधरी जी अपनी बात रखें अनम्यूट करके। मंजू चौधरी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए तब तक मंजू चौधरी जी मेरी आवाज सुनते हैं, तब तक जय श्री जी अपनी बात रखें। जय श्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को। हाँ सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर। सर जब हम संतुष्ट होंगे तभी तो हमें सुविधाओं का अभाव महसूस नहीं होगा। भाई कमी तो रहेगी ही, जिंदगी भर रहेगी। एक चीज लेंगे, छोटा फ्लैट लेंगे तो बड़े फ्लैट की होगी, बड़ा फ्लैट लेंगे तो बंगला लेने के लिए होगी। कमी तो हमारी जिंदगी भर रहेगी अंत तक। लेकिन अगर हम इस एहसास को ही खत्म कर देंगे तभी तो हम संतुष्ट होंगे ना। तभी तो हम सोचेंगे कि हाँ जो है जितना है मुझे दूसरे से बेहतर है। अगर हम घर के दरवाजे के बाहर खड़े होके देखें तो हमारे आने जाने वालों में से या कोई भी हो तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमें इनसे ज्यादा मिला है। अगर हम अपने से छोटे आदमी को देखें तभी हम संतुष्ट होंगे। अपने से ऊपर वाले आदमी को देखेंगे या ज्यादा समृद्ध आदमी को देखेंगे या व्यक्ति को देखेंगे तो हम वैसे हमेशा ही असंतुष्ट रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपकी बात से एक बात और पकड़ में ध्यान गया मेरा जी सर। इसका मतलब तो हम थोड़ा कहीं ना कहीं हमेशा जब भी हमें कुछ देखना होगा तो हम दूसरे को देखेंगे, चाहे वो नीचे को देखे, मतलब जिसको हम नीचे मानते हैं। सर हम जब अपने से नीचे स्तर के वाले व्यक्ति को देखेंगे, अब बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं है तो हम इस चीज से भी संतुष्ट हो सकते हैं। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, हम लोग मतलब हमारे पास भगवान ने इतना तो दिया, हम इस चीज से संतुष्ट होते हैं। हमने सैलरी तो टाइम से मिली, बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान रहे कि सैलरी कट के आ रही है, नहीं आ रही है, जॉब चली गई, मतलब हम इस चीज से सेटिस्फाई हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये चीज का पता ही नहीं चला लॉकडाउन क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाले हों। तो हम उस चीज को देख के महसूस करें कि हम अपने नीचे स्तर को देख के महसूस करेंगे तो हमेशा संतुष्ट रहेंगे। मैं ऐसा महसूस करती हूँ सर। बहुत बढ़िया, आपकी शेयरिंग के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो प्रणय भाई जी एक बार इन तीनों को हम जो है पूरा इसका वो ले चलते हैं। इसका पहले अगला पेज ले जाइए आप जी। तो हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने लिखा भी कि पहले वाले में लिखा था कि जब हमारे पास सुविधाओं का भी अभाव है और हमारे पास उसकी कमी का भी एहसास है। यानी कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जैसे अब भोजन की कमी है किसी के पास, या उसके पास कपड़ों की कमी है, या रहने की जगह नहीं है, या छोटे मोटे और बिजली पानी की सुविधा चाहिए और वो उसके पास नहीं है, तो यहाँ पर वस्तु और सुविधा दोनों का अभाव हो गया। लेकिन साथ ही साथ उसको इस कमी का एहसास भी है कि भाई ये मेरे पास कमी है। पूर्ति की बात नहीं कर रहे अभी हम, कैसे की जाएगी अभी कैसे पे जान नहीं जा रहे, अभी मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं और जो फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं। तो फिजिकली चीजें नहीं है उपलब्ध और मानसिकता ये बनी हुई है कि इनकी कमी मेरे पास है, तो हम यहाँ पर उसको नाम दे रहे हैं गरीबी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुविधाएं नहीं है और कमी तो बनी हुई है क्योंकि उसके पास चाहिए ये चीजें, भाई भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, या बेसिक सुविधाएं तो चाहिए, हर आदमी को चाहिए। ठीक है जी। दूसरी स्थिति, आपके सभी विचारों का सम्मान है, पूरा जो आपने दिए थे उनका पूरा सम्मान है, उसके साथ मैं रख रहा हूँ कि हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर। दूसरी कंडीशन आती है कि भाई आदमी के पास पैसा है, खाना उपलब्ध है, गाड़ी उपलब्ध है, या जो सुविधाएं चाहिए होती है एक रहने के लिए वो सारी भरपूर उपलब्ध है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल या कपड़े। ठीक है। तो और उसकी कमी का लेकिन एहसास बना हुआ है, तो हम उसे यहाँ पर नाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये प्रस्ताव रूम में है, अमीर आदमी है, क्योंकि हम बाहर से जब देखते हैं उसको तो हम तो नहीं पता उसके मानसिक एहसास कैसा है, ये तो नहीं कह सकते ना, वो तो अपने साथ बना हुआ है। तो हम तो बाहर से उसकी जो स्थिति है, यानी कि जो हम कहते हैं उसका स्टेटस कह लीजिए, स्थिति कह लीजिए, या उसके पास जो सामान उपलब्ध है वो हमें नजर आ जाता है, तो हम उसी स्थिति में कह रहे हैं कि यहाँ पर वो अमीर है। तीसरी स्थिति की बात करें जिसमें सामान तो है, सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन कमी का एहसास भी नहीं है, मतलब वो मानता है कि मेरे पास पर्याप्त है। फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ यहाँ, जैसे मुझे भोजन की आवश्यकता होती है और 3 टाइम आवश्यकता है, मेरे पास पैसे भी होते हैं, मेरे पास घर में आटा भी रखा है, दाल चावल भी रखे हैं, ये सारी चीज रखी है, तो मेरे मन में एक एहसास है कि भाई मैं जो है ये कभी भी मेरे को जो चाहिए होता है मैं खा लेता हूँ, मैं यूज कर लेता हूँ। अभी मेरे पास कपड़े देखूं तो कपड़े मेरे को 2 जोड़ी चाहिए होते हैं, 3 मान लेते हैं, या कुछ कपड़े सर्दी के मान लेते हैं, कुछ गर्मी के मान लेते हैं, लेकिन मेरे को एक तो कपड़े उससे ज्यादा रखे हैं,
मेरे पास 20 हो 25 हो 30 जोड़ी होंगे कपड़े टोटल मिला के। तो यदि मैं इसको देख पाता हूँ कि भाई मेरे को जितना यूज करना होता है, जितना मेरे प्रयोग की वस्तु है उससे मुझे ज्यादा है, तो मेरा एहसास है कि भाई कमी का एहसास ही नहीं मेरे पास। तीसरी बात कर लेते हैं कि भाई मुझे जाना आना है तो मेरे पास अपना एक स्कूटी है या मेरे पास गाड़ी है। जब थोड़ी ज्यादा लंबी दूरी जानी होती है तो गाड़ी यूज कर लेता हूँ, जब थोड़ी पास की दूरी जानी होती है तो स्कूटर यूज कर लेता हूँ, कभी कभी पैदल भी चला जाता हूँ। तो मेरे पास 24 घंटे चीज बनी है। जबकि मुझे जाना कब होता है, माना स्कूल के टाइम जाना है या आधे घंटे जाना है या 1 घंटे जाना है। गाड़ी भी मेरी हफ्ते में यूज होती है एक बार। तो मेरे पास वस्तु है लेकिन मेरे पास उसकी कमी नहीं है कि भाई मेरे को इससे बड़ी लेनी है, क्योंकि मेरी जरूरत लगता है कि मेरी जरूरत पूरी हो रही है, क्योंकि गाड़ी चलने के काम आती है, 4 पहिया होती है। तो ये एक सुविधा की चीज होती है कि भाई आराम से जाया जा सके, तो मैं उसको आराम से यूज करता हूँ। तो जब मैं इस एहसास के साथ बना होता हूँ कि वस्तु भी मेरे पास है और उसकी कमी का मेरे पास एहसास नहीं है, कमी नहीं लगती मुझे, तो यानी कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है, तो इस एहसास को हम कह रहे हैं यहाँ पर समृद्धि का भाव या समृद्धि। जी प्रणय भाई जी, तो हम एक बार अपने उद्देश्य पे ले आते हैं, तब हम सर जल्दी एक सवाल था सर। अभी लेते हैं, 1 सेकंड बस रुकिए सर, ठीक है 1 सेकंड बस भाई प्रणय भाई जी। इस पर तो हमने आपको उद्देश्य नहीं दिखाया था पहले। गतिविधि का जो हमारा उद्देश्य है वो है अभाव का अभाव ही समृद्धि है। जब मेरे पास ऐसा भाव है कि मैं अभाव महसूस नहीं कर रहा तो हम उसे समृद्धि करें, विद्यार्थी इसको समझ सकेंगे। हम फिर वही बात रख रहे हैं यहाँ पर, मैं दोबारा अपनी बात रख देता हूँ कि हम बच्चे को जबरदस्ती नहीं समझा रहे हैं, हम जबरदस्ती नहीं हटा रहे हैं। वो अपनी स्थिति देखे और जो प्रचलन में शब्द चल रहे हैं उन पर ध्यान जाए और तीनों स्थिति को देख पाए और उसके बाद वो अपना कोई निर्णय बनाएगा। तो अभाव का अभाव ही समृद्धि है, अर्थात मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक सामान भी हो। सामान अभी मैंने बताया ही कि भोजन मेरे पास हर समय उपलब्ध है, जितना मैं खाता हूँ उससे ज्यादा है। कपड़े मेरे पास उससे ज्यादा उपलब्ध है, सर्दी के, गर्मी के, बरसात के सब उपलब्ध है, ठीक है नहीं। और ऐसा ही एहसास भी हो तो हम अपने को समृद्ध मान पाएंगे, है ना। हम ऐसा ही अपने को पाना भी चाहते हैं। अच्छा देखिए, क्या हम चाहते हैं कि भाई हम कमी में जी पाए, कमी में जिए, या हमारी मानसिकता ऐसी बनी रहे कि भाई हमें हमेशा कमी का एहसास रहे? तो मानसिकता भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं संतुष्ट रह पाए, तो हमने लिखा भी है शांति में रह पाए। तो यह मानसिकता बदलने से हमारी जिंदगी के सारे कार्यक्रम बदल जाते हैं। फिर अब हमारी हैतवा या 99 का फेर, खैर चलो वही वाली बात है, मैं नहीं कह सकता कि कौन किस स्थिति में होगा, तो वो ना जाए ना हो और उसका एहसास के साथ जी पाए कि जो हमारे पास वस्तुएं हैं हम उसके एहसास के साथ बने रहे। जी तो भाई जी अब आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर बोलूं सर मैं? हाँ जी भाई जी बोलिए। सर एक स्थिति है जिसमें वस्तुओं का व्यक्ति के पास अभाव है लेकिन उसे एहसास नहीं है कि मेरे पास मुझे अभाव है, उस स्थिति को किस उसमें रखेंगे? बहुत को भैया, मैं इंतजार में था कि ये वाली बात नहीं आ रही है। तो भाई वो तो या तो वो बहुत आगे की स्थिति में पहुंच गया है या अब उसमें, हाँ साधु कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे सर? वो क्या इन श्रेणी में रख सकते हैं या वो अलग ही श्रेणी बनेगी फिर? देखिए बच्चों को हम जो दिखा ये बच्चों की श्रेणी नहीं होगी ना। हाँ ये तो ऐसा नहीं कहना कि ऐसी भाई उसको संतुष्ट की श्रेणी में। मनोज सर आप म्यूट हो गए, आप एक बार अनम्यूट करके बात करें सर। मनोज मंगला सर। हम सभी की बात का सम्मान देते हैं और सभी के जो विचार है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम एक साथ सारे ना बोले, मेरा बस करबद्ध निवेदन है। तो एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं। तो भाई जी का प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुत ध्यान दिलाने वाला था कि ऐसी स्थिति हो कि वस्तु भी नहीं है और मेरे पास उसका कमी का एहसास भी नहीं है। तो उस स्थिति को तो देखिए, अब भोजन चाहिए तो भाई 3 टाइम चाहिए ना मेरे भाई। यदि कपड़े पहनने हैं तो हम सामाजिक रूप से जब हम रहते हैं तो कपड़े चाहिए। तो कई बार मैं कह सकता हूँ क्या तो वो स्थिति ऐसी हो सकती है जो बहुत ऊपर पहुंच गई हो, है ना, जिसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ बेसिक नीड्स हमारी हैं ही जो शरीर बनाने के लिए चाहिए होती है। देखिए हम मैं यहाँ पर जब हम बात आई गई है तो हमारी 2 स्थितियां, हम 2 तरह से आपको देख सकते हैं। एक मैं जो शरीर के रूप में है तो मेरी उसकी कुछ जरूरतें हैं, एक मैं जिसकी भावनात्मक जरूरतें हैं। तो शरीर के रूप में मेरे को चाहिए कुछ कपड़े चाहिए, है ना, कुछ मेरे को भोजन चाहिए जो मेरे शरीर को बनाए रखने में काम आता है, पानी चाहिए, ठीक है जी। और या इसे धूप पानी से बचाना है, बरसात से बचाना है तो मकान चाहिए, घर चाहिए।
एक मैं हूँ, उसकी जरूरत क्या है भाई, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे संतुष्टि चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए, मुझे विश्वास चाहिए, मुझे कृतज्ञता चाहिए, ठीक है, मुझे सम्मान चाहिए। ये तो एक स्थिति ये है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तो भैया यदि कमी होगी तो कैसे जिएंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान दिलाने वाली बात है। तो बच्चे को हम जब ध्यान दिला रहे हैं, बच्चे तक बात पहुंचा रहे हैं, तो ये सारी नीड्स तो बेसिक चाहिए ही चाहिए हमारी, ठीक है। अब लेकिन कई दिक्कत क्या आ रही है कि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, पर मानसिकता का खेल है सारा। तो समझ के लेवल पे जब हम काम करने की बात करें तो मानसिकता पे कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। तो ज्यादा मुझे लगता है अविनाश भाई कहेंगे प्रीचिंग हो गई है, तो प्रीचिंग होती भी जा रही है, तो थोड़ा सा इस पर ब्रेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, टाइम भी भागे जा रहा है। प्रणय भाई जी, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि शायद मैं अपनी बात पहुंचा पाया हूँ जी। तो ये यहाँ पर हमें 7, 8, 9 प्रश्न दिए हैं जो कि इससे संबंधित है। ये प्रश्न हम अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। मैं समय बचाने के लिए इनको स्किप करता हूँ और 3 मुख्य प्रश्न ले लेता हूँ अगले जो हमने दिए हैं। प्रणय भाई जी वो प्रश्न दिखा दीजिए और हम एक एक साथी की शेयरिंग लेंगे, बाकी साथी सिर्फ सोचिए इसके। तो अब आप समृद्धि से क्या समझते हैं? कोई भी एक साथी अपने आप को जिसने अभी तक नहीं बोला है, जैसे मंजू चौधरी जी शायद आप हो सकता है इस स्थिति में हो के बोल पाए, तो समृद्धि से आप क्या समझते हैं मंजू जी? जी चलिए मीनाक्षी जी आप बता दीजिए, समृद्धि से आप क्या समझ पा रहे हैं? सर समृद्धि का मतलब वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि समृद्धि यानी कि जब मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही है तो मेरे लिए तो वही समृद्धि है कि मेरे पास सब कुछ है। और अगर कोई मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी आई एम हैप्पी विद दैट कि जो मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट हूँ, तो सर उससे बड़ी कोई समृद्धि नहीं है। क्योंकि अगर किसी बात के होने की बात करें तो बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास लाखों करोड़ों का लोन होता है तो समृद्ध वो भी नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ी समृद्धि है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो सेटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ी समृद्धि है। जी जी मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच जी। दूसरा प्रश्न तब तक सभी साथी सोच ही रहे हैं, समृद्ध व्यक्ति के पास क्या क्या होना जरूरी है। लेकिन आपका प्रश्न भी थोड़ा आगे जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो समृद्ध व्यक्ति के पास क्या क्या होना जरूरी है जी? कौन साथी रखेगा अपनी बात, या फिर मैं नाम बोलूं? चलो लॉटरी सिस्टम करते हैं, देखते हैं किसका नाम निकलता है। नीरू जी का नाम निकला है लॉटरी सिस्टम। नीरू जी बताइए। सर समृद्ध व्यक्ति के पास संतुष्टि होना जरूरी है। संतुष्टि होनी जरूरी है बस? हाँ। एक ही चीज लगता है आपको होनी चाहिए सर, या कुछ और भी लगता है कि होना चाहिए? सर उसे अगर संतुष्टि है, उसे हर चीज में ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे पास पूरा है, किसी चीज का अभाव नहीं है, तो वो समृद्ध व्यक्ति के पास ऐसा ही लगेगा उसे। क्योंकि समृद्ध व्यक्ति को किसी चीज का अभाव लगता ही नहीं है, वो संतुष्ट होता है हर तरह से। सही है, सही जी। तो कोई और साथी इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा कि समृद्ध व्यक्ति के पास क्या क्या होना जरूरी है? जी कौन साथी, किस साथी से जुड़वाए? फिर मुझे ही नाम बोलना पड़ेगा। नीरज सैनी मैडम, हमने आपको सुना नहीं है, कल भी नहीं सुना, आज हम सुनना चाहेंगे आपको। समृद्ध व्यक्ति के पास क्या क्या होना जरूरी है? नीरज मैडम मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं, मैं किसी और का नाम बोल देता हूँ, या कोई साथी बोलना चाहे तो तब तक बोल सकते हैं। प्रतिमा सिंह जी, प्रतिमा मैडम आप कुछ समय पहले ही हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर के रूप में। प्रतिमा मैडम अपनी बात रखें। प्रतिमा मैडम, अमरीश मैडम अपनी बात रखें, अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। सर इस बीच मेरे मन में एक बात आ रही है जी। सर मेरा नाम तो आप बोलोगे नहीं, मुझे पता है, मैं वैसे ही ज्यादा बोल रही हूँ। मेरे मन में बात आ रही है, बाकी सब गायब लग रहे हैं। हाँ गायब लग रहे हैं, सबके स्क्रीन ऑन कराओ। सर नहीं कोई आपने
जो आपने ये पूछा है ना, समृद्ध व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए जी, एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही है, हो सकता है सभी से सहमत होंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। जी बढ़िया बढ़िया। चलिए कोई और साथी अपनी सहजता के हिसाब से बोल दें। सर एक लाइन में मैं भी कहना चाहूंगी, समृद्ध व्यक्ति के पास आवश्यकताओं की कमी होती है, इसीलिए वो समृद्ध होता है। बहुत बढ़िया लाइन है जी। आवश्यकताएं क्या है बंधु, अभी चर्चा नहीं करेंगे मनोज। यही तो मैं निकलवाना चाह रहा हूँ। मैं 3-4 साथियों का नाम इसीलिए तो बोला है कि समृद्ध व्यक्ति के पास क्या क्या होना जरूरी है, यही तो मेरा प्रश्न है। सकारात्मक सोच। चलिए सोचने दीजिए बंधु, अभी थोड़ा सा इनको मतलब जल्दबाजी नहीं है, हमें सोचने दीजिए। यदि हम समृद्धि चाहते हैं तो हमें समझदार होना जरूरी है। इसे आप कैसे समझ पा रहे हैं? तो हम इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं क्योंकि समय की बाध्यता को देखते हुए। तो प्रणय भाई जी आगे बढ़े। मंगला जी जरा सा मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल जोड़िए, सॉरी मैं आपको बोलने का मौका नहीं दिया। में आया ना कि आवश्यकताएं ना, आवश्यकताओं वाला जो शब्द आया, इस आवश्यकता को समझने के लिए हमारी कुछ और गतिविधियां पहले ही हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चा उस समझ के साथ पहले से आया हुआ होगा कि उसने आवश्यकताओं को कैसे देखा है। उसके बाद जब एक गतिविधि होगी तो उसके समझ में और बात बेहतर तरीके से पहुंचेगी। जी शुक्रिया। जी अविनाश भाई जी, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक जो पीरियड है हमारा उसका ब्रेकअप कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा माइंडफुलनेस हो रहा है क्लास में जाते ही, फिर हमारी कहानी या गतिविधि होगी, उसके बाद चर्चा में प्रस्तावित प्रश्न दिए हैं। गतिविधि का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को केवल हंसा दिया, खिला दिया या खेल में वो इन्वॉल्व हो गए, लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो चर्चा के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। वहां से लेकर हम उसको किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचाएंगे, ये हमारा उद्देश्य। फिर हम बच्चों को याद दिलाएंगे कि अभिव्यक्ति दिवस के कार्य हेतु प्रेरणा, यानी कि अभिव्यक्ति दिवस जो हमारा सैटरडे का दिन है वो हमारा कार्यक्रम क्या होगा उसकी हम याद दिलाएंगे कि किस बिंदु पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद हम जो किया गया काम है आज का, कहानी हो चाहे गतिविधि हो, उस पर हमारा चिंतन और मनन होगा, यानी कि हमारा माइंडफुलनेस सिटिंग होगी, साइलेंट सिटिंग होगी। जी आगे बढ़े प्रणय भाई जी। हमारा नहीं जी, तो गतिविधि और कहानी को कराते समय जो ध्यान देने वाले बिंदु है वो आप इनको स्किप कर सकते हैं, ये हमारी पुस्तक में लिखे ही हैं। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं 2-4 बिंदु बस ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि हम किसी तरीके का भी बच्चों को प्रीचिंग नहीं करेंगे अपनी क्लास में। हमारी जो क्लास चलेगी वो 2 दिन मिनिमम है। 2 दिन तो हमारी हैप्पीनेस की जो कहानी है या एक्टिविटी है चलेगी ही, लेकिन उसके बाद जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब तक आपको चलाएंगे। इसके अलावा मंगलवार बुधवार हमारा स्टोरी डे है और बृहस्पतिवार और शुक्रवार हमारा एक्टिविटी डे है। जी, सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित करें और अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें ताकि बच्चे प्रेरित हो और वो अपनी बात रख सकें। कक्षा का माहौल नॉन जजमेंटल हो, बच्चे भी स्वीकार करें एक दूसरे के उत्तर एक दूसरे को, और अध्यापक भी स्वीकार करे हर बच्चे को, और बच्चे का कोई भी उत्तर गलत सही में ना आके गलत सही में ना उसको बांटें, बल्कि उसके विचारों का सम्मान करते हुए फिर उसमें अपनी बात कहीं ना कहीं कुछ जोड़ी जा सकती है ताकि सही की दिशा में हम उसको ले जा सके। जी प्रणय भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े। अब हमारा जो सेशन चलता है वो है क्वेश्चन और आंसर का, यानी कि यदि आपको एक्टिविटी से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम ब्रेकआउट रूम में चलते हैं। 3 ब्रेकआउट रूम रहेंगे, इनको प्रणय भाई जी हमारे चैट बॉक्स में लिख देंगे। तीनों रूम में चर्चा की जाएगी, अलग अलग बिंदु पे अलग अलग जो प्रश्न दिया है उस पर, और उसके बाद हमारा बिग रूम के अंदर आपके हम शेयरिंग करेंगे। उसके बाद पोल होगा और हमारा सेशन आज खत्म हो जाएगा। सवाल आ रहे हैं, तब तक एक बात और जोड़ दूं कि आप देखेंगे हमारी हैप्पीनेस क्लास में कहानी के अंत में भी एक बात रखी गई है, घर जाकर देखो पूछो समझो। एक तरह का होमवर्क, लेकिन होमवर्क के दबाव से मुक्त होकर एक ऐसा काम जहां बच्चा उन बातों को घर के अपने जो उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उनके साथ जहां वो चर्चा करेगा, ऑब्जर्व करेगा,
इस तरह के काम है। तो जीने में कैसे उन चीजों को देखने लग जाए, इधर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। जी, तो हुआ क्या, हमने क्लास में चर्चा की, उस चर्चा के साथ वो बच्चा बना रहा, घर में भी एक माहौल का निर्माण होगा जहां पर कुछ सार्थक मुद्दे पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, और अगले दिन फिर हैप्पीनेस की क्लास में हमारा वो बच्चा शायद कुछ और निखर करके हमें मिलेगा पहले रूम से। रूम नंबर 1 में आप थे जी भाई? जी, रूम नंबर 1 में मैं था और सीमा जी प्रस्तुत करने जा रही हैं हमारे रूम से। जी सीमा जी। सर, हमारे रूम में जो क्वेश्चन दिया गया था वो था कि कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से हैप्पीनेस ट्रायड की कौन सी खुशी सुनिश्चित होती है। हमारे यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया वो ये आया कि कहानियों से और गतिविधि से, क्योंकि समझ बनती है और अवेयरनेस होती है बच्चों के अंदर, तो जब विचारों में अवेयरनेस होगी और कार्यों के प्रति समझ बनेगी तो जो तीसरा ट्रायड की जो तीसरी खुशी है वो बनेगी और उसको ही हम स्थायी खुशी का रूप दे सकते हैं। वास्तव में सब कुछ स्थायी नहीं है, लेकिन खुशी जो है वो एक भाव है और भाव स्थायी होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। रूम नंबर 2 से लता मैडम अपनी बात रखें। लता जी, लता रानी मैडम, अपने आप को अनम्यूट करें और बात रखें। हेलो, हाँ जी सर। जी, हमारे जो रूम नंबर 2 में जो बातचीत हुई थी उसको आप कंक्लूड कर दीजिए। सर, उसमें ये था कि जो कहानी है उसमें हम कैसे, मतलब एक तो कहानी से ना बच्चों को प्रेशर नहीं होना चाहिए कि बच्चों पे ये प्रेशर है कि पाठ्यक्रम में है ये। जी हेलो। जी जी जी, बताइए बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। यू आर ऑडिबल मैम। वो भाषा की कहानी से वो इसलिए भिन्न है कि क्लास में तो हम बच्चों पे प्रश्न उत्तर भी पूछते हैं और बच्चों से पढ़वाते भी हैं, पर जो इसमें हैप्पीनेस में जो कहानी है उसमें हम बच्चों से पढ़वाएंगे नहीं, खुद ही पढ़ेंगे, और इसमें बच्चों को कोई प्रेशर नहीं होगा कि हाँ उनको इसके लिए प्रश्न उत्तर हम उससे कुछ पूछ सकते हैं या बीच में भी हम ये बच्चों को थोड़ा सा वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे जुड़े रहते हैं, मतलब इंगेज होते हैं, और कई बार भाषा की क्लास में जरूरी नहीं कि सारे बच्चे हमारे जुड़े रहें। दूसरी बात, हम बच्चों को दैनिक जीवन से जुड़ी जो भी चीजें हैं उन पर फोकस कराते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा होता है हमारे घर में, परिवार में, समाज में, जबकि जरूरी नहीं है कि जो भाषा का चैप्टर है उसमें ये सारी चीजें हो रही है, और उससे हम यहाँ मोर फोकस, ऑब्जर्विंग करना, ये सारी चीजें सिखा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सर ये काफी चीजें हमारी डिस्कस होती है हमारे रूम में। तो जी बढ़िया, थैंक यू अशोक जी। रूम नंबर 3 से कौन? सर्वे हैप्पीनेस की क्लास ना जी मैम। हाँ जी हैप्पीनेस की क्लास बाकी क्लासेस से इसलिए भी अलग होती है क्योंकि उसमें बच्चा जो है उसको ये डर नहीं होता कि मैं जो प्रश्न का उत्तर दूंगा वो मेरा गलत होगा। उसमें विषय वस्तु एक ही रहती है और सारे जितने भी उसके आंसर्स होते हैं वो सारे, मतलब हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है और वो सही होते हैं, तो बच्चों को एक डर नहीं होता कि हाँ हमारा कोई आंसर गलत हो जाएगा। इससे बच्चा जो है अपने विचारों को खुल के रख पाता है और वो प्रैक्टिकली बात जो होती है वो शेयर करता है, तो उसे पहले से कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती कि मुझे कल जाके ये आंसर देना है या कुछ करना है, तो वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खुलकर बता सकता है। हैप्पीनेस में विषय वस्तु एक होती है लेकिन उसके तरह तरह के आंसर्स होते हैं और वो सभी आंसर सही होते हैं, इसलिए बच्चा खुश महसूस करता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों रूम्स में जो हमारे साथी थे उनका प्रेजेंट और प्रेजेंटेशन करने वालों का भी धन्यवाद।